नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। जी हां, दरअसल बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 36% अति पिछड़ा, 27.12% पिछड़ा वर्ग, 19.65% अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। सवाल है कि क्या यह कदम दूसरे दलों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देगा? क्या इसे एनडीए के महिला आरक्षण का जवाब माना जाए? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको आसान भाषा में मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे देश के सबसे बड़े चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख। तफसील से उनसे बात होगी, पर पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। नीतीश सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी करीब 13 करोड़ 7 लाख है। इसमें सामान्य वर्ग 15.52%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% है। अब आइए जातिगत आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जातियों की डिटेल बताते हैं। इसमें यादव 14.26%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.87%, भूमिहार 2.86%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.30%, धानुक 2.13%, बाकी अन्य जातियां हैं। वहीं धर्म के आधार पर आबादी की बात करें तो बिहार में हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.70%, बौद्ध 0.085%, ईसाई 0.057%, सिख 0.011%, जैन 0.009%, अन्य धर्म के लोग 0.127% हैं। सियासी दल जो अभी तक जाति और धर्म के अनुमानिक आंकड़ों पर वोट की राजनीति कर रहे थे, अब नीतीश सरकार ने उन्हें सॉलिड डेटा दे दिया है। जाहिर इससे वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश और तेज होगी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ जाने माने चुनाव विश्लेषक और सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख जुड़ रहे हैं। यशवंत जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। कौन कितना, इसके आंकड़े जारी कर दिए गए। जातीय जनगणना की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। अलग अलग जातियों का क्या रिप्रेजेंटेशन है आबादी के लिहाज से, वो हमें पता चल गया है। अब बिहार की सियासत पर इन आंकड़ों का कितना असर आने वाले वक्त में पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए सभी, इसमें कई तरीके के आकलन हो सकते हैं। एक तरफ तो ये कहा जा सकता है कि भाई ये आंकड़े अब आ गए हैं तो अति पिछड़ा, अति पिछड़ा और इनके ऊपर आरक्षण, इन तमाम चीजों के ऊपर अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से बातें रखेंगी और नए तरीके का सामाजिक ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यानी जिस चीज के ऊपर कयास लगाए जाते थे अब वो सामने आ गया है, अब आ ही गया है, तो सब लोग देख ही लें और क्या उसमें कुछ नया आया है जो अभी तक नहीं पता था। तो दरअसल मेरा जो कहना है वो दूसरे हिस्से पे ज्यादा समीर इम्पोर्टेंट है कि क्या कुछ इसमें नया हमको पता लगा है ऐसा कि जो आउट ऑफ द ब्लू है, जो हमारी जानकारी में पहले के कैलकुलेशंस में नहीं था। स्वाभाविक सी बात है, मैं दर्शकों को एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि सन 31 के बाद से दरअसल भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई थी, जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं। बिल्कुल, जातिगत से मतलब यह है कि केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन्हीं की गिनती अलग से हुई है। बाकी सब केवल अन्य में आते थे जाति के हिसाब से या धर्म गिना जाता। इस बार इन आंकड़ों से ओबीसी और ईबीसी का कैलकुलेशन एक अलग तरीके से किया गया है, जिसके कारण इसके ऊपर राजनीति गरमाई। अंतर केवल इतना है समझने का इसमें कि ये राजनीति कब ऐसी थी कि जब इन आंकड़ों के बिना भी उस आधार पे नहीं की जा रही। ये एक सोचने की बात है। जब ये आंकड़े उपलब्ध नहीं थे तब भी बिहार की, यूपी की राजनीति उसी तरीके से की जा रही थी जैसे इन आंकड़ों के आने के बाद में की जाए। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। लेकिन आंकड़े आना, मैं तो हमेशा इसका स्वागत करता हूं कि आंकड़ों का उचित तरीके से आना, ये स्वागत है।
अच्छा, ईबीसी का आपने जिक्र किया, अति पिछड़ा वर्ग जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है, 36% रिप्रेजेंटेशन है। ये फैक्टर जो है ये बिहार की पॉलिटिक्स को कैसे बदलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, वो ईबीसी की राजनीति नीतीश कुमार जी दरअसल 20 साल से कर रहे हैं। जो लालू जी की राजनीति थी ओबीसी की, उसमें सबसे बड़ा वर्ग आपने बताया कि वो यादव मतदाताओं की थी। बिल्कुल। मुस्लिम वर्ग के अभी आपने बताया, वो तो हमें वैसे भी सेंसस के रिलीजन के आंकड़ों में आ जाता था। तो एमवाई कॉम्बिनेशन के खिलाफ नीतीश कुमार ने फाइन ट्यून की थी ईबीसी की राजनीति, और ईबीसी की राजनीति को दरअसल एक कदम आगे ले आकर के उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अंदर भी पसमानदा मुस्लिम, यानी उनके अंदर के पिछड़े वर्ग के लोगों को अलग तरीके से काउंट करके उसकी भी राजनीति एक शुरू की थी। तो नीतीश कुमार दरअसल जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को उन्होंने क्वांटिफाई किया है। इतना अंतर जरूर पड़ा है कि वो अब ये कह सकते हैं कि देखिए, हम जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे, हम जो इतने दिन से जिस न्याय की बात कर रहे थे वो सही कह रहे थे, और इस चीज के ऊपर वो अपनी राजनीति करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरा मानना यह भी है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात जो हो रही है सन 31 से लेकर के हम सन 2023 में बैठे हैं, 100 साल ऑलमोस्ट होने को आए हैं। 100 साल पहले की जो गणनाएं हुई हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ऐसी जातिवादी मांग आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हमारे यहाँ का जो एफर्मेटिव एक्शन है, उस एफर्मेटिव एक्शन में सही तरीके से एफर्मेटिव एक्शन को रोल आउट करने के लिए बहुत जरूरी है कि सही आंकड़े भी हमारे पास में हो। बिल्कुल, क्रीमी लेयर्स की पहचान ठीक ढंग से हो। ये बात केवल आरक्षण की नहीं है, आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो बात करती है उसकी भी पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन आधार पे जिनेंगे नहीं तब तक आपको आर्थिक आधार पे जो आरक्षण की बात हो रही है, जिसमें बहुत सारे अग्रणी जाति के लोग कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति तो दरअसल बॉटम ऑफ द पिरामिड से भी इस समय खराब हो रखी है, तो उसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। जानकारी बहुत जरूरी है, मेरा मानना यह है। अदरवाइज अंधेरे में राजनीति तो हर कोई करता है अंधी तुक्की, लेकिन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है कि सही आंकड़ों की रोशनी उपलब्ध हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आंकड़े अब हमारे सामने हैं। यादवों का वोट बैंक जो है 14.26%, मुस्लिम वोट बैंक जो है या मुस्लिम आबादी जो है उसका परसेंटेज 17.7%। एमवाई समीकरण का यशवंत जी बहुत जिक्र होता है, क्या यह समीकरण और मजबूत होता हुआ उभरता हुआ हमें नजर आता है इन आंकड़ों को देखने के बाद? एक्चुअली मुझे तो लगता है कि इन आंकड़ों से उसके थोड़े से कमी आई है जो समझ है, क्योंकि सामान्य तौर पे ब्रॉडली स्पीकिंग एमवाई कॉम्बिनेशन बिहार की राजनीति में तकरीबन 35% का बहुत सारे विश्लेषक और तमाम आकलन करने वाले लोग मानते रहे, क्योंकि मुस्लिम आबादी का तो पता था, यादव मतदाताओं का उस तरीके का ठोस आंकड़ा नहीं था। बहुत सारे लोग 13% से लेकर के 18% की रेंज में यादव मतदाताओं का आकलन करते थे। अब 14 जो आया है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको याद दिलाएं, कर्नाटक में मुझे अच्छे से याद है 5 साल पहले जो है सिद्धारमैया सरकार जाते जाते इन आंकड़ों को पब्लिश कर गई थी, और उस समय वहां की जो सबसे बड़ी लॉबी लिंगायत लॉबी जो कही जाती है, जिसका 17-18% के आसपास का आकलन निकाला जाता था, वो दरअसल केवल 13% का ही निकला था वहां पर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आकलन यहाँ पर भी इस तरीके का है, क्योंकि अक्सर आकलन में यादव मतदाताओं को बिहार में 15, 16, 17%, 18% तक लोग काउंट करते थे, वो 14% आया। तो 14 और 18 अगर 17 ये मिला लें तो ये एक तरह से 31% का एमवाई कॉम्बिनेशन बनता है, जो अब इस गणना के हिसाब से है। जिसे सामान्य तौर पे आकलन करने वाले लगभग 35% का ब्लॉक मानते हैं। क्या लगता है आपको इन आंकड़ों के आधार पर आने वाले वक्त में बिहार में इसी बेसिस पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग भी उठेगी? क्या इसके आसार नजर आते हैं? आरक्षण का दायरा तो देखिए पूरे भारत में बढ़ाने की मांग उठ रही है, और वो 50% का जो कैप है उसको बार बार लोग वादा करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। तो ये एक मसला बना दिया जाता है। अब सवाल ये है, क्या वास्तव में इस कानून में कुछ परिवर्तन करके, संविधान में परिवर्तन करके 50% से ऊपर भी आरक्षण दिया जाए, इसकी सर्वसम्मति बन पाती है क्या? अगर बनती है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। अच्छा या बुरा ये एक अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक रूप से एक बड़ा कदम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत इस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस रिजर्वेशन की राजनीति से कहीं आगे भी निकल रहा है। अब ये आरक्षण
जो है बात होती है नौकरियों के लिए, नौकरी में आरक्षण की, सीटों जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें सीटों में आरक्षण, इन तमाम चीजों की जो बात होती है, दरअसल क्या इतनी सरकारी नौकरियां रह भी गई हैं जिनके लिए इतना आरक्षण, एक अनार 100 बीमार की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं अब ये भी एक सवाल है जो आज की युवा जनता, युवा जो वोटर है वो पूछने लगे हैं कि उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको आरक्षण का झुंझुना नहीं चाहिए। हाँ। तो आप झुंझुना देके क्या करोगे अगर नौकरी ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो उस आरक्षण का वो अचार डालेंगे कि मुरब्बा डालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जिस राजनीति की ओर ये बढ़ रहा है सारा दायरा, उस राजनीति की ओर जितनी जल्दी बढ़ जाए उतना बेहतर है, क्योंकि ये उस तरीके का मर्तबान है जो टूट जाए एक बार परमानेंटली, तो ज्यादा बेहतर है कि देखो इसको रख लो, आरक्षण को सैद्धांतिक तौर पे रख लो, चाहे जो भी कर लो, लेकिन क्रियान्वयन जब करने आओगे तो इसमें बहुत ज्यादा लाभ जातिगत तरीके से समाज को बांटने में किसी का नहीं है। मेरिटोक्रेसी इवेंचुअली आएगी, आनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप उस चीज का चांद तारे का वायदा करो जो आपके पास में है, जो आपके पास में है ही नहीं कि हम चांद में 30% आपको हम आरक्षण देंगे, तो ये वही वाली बात हो गई ना कि मून लैंडर हमारा लैंड कर गया और हम बोले पूरी दुनिया को कि हम 30% आपको वहां पे जमीन दे देंगे। जब जो नौकरियां सरकारी लगातार घटती जा रही हैं, नौकरियां है नहीं, तो आप क्या उसमें आरक्षण देके करेंगे? हाँ, शैक्षणिक संस्थानों और उसकी बात जरूर हो रही है, लेकिन मुझे लगता है जितनी बड़ी तादाद में सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जितनी बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो रहा है, उसमें धीमे धीमे कभी ना कभी ये समय आएगा, और जितनी जल्दी आए उतना बेहतर है, जब मेरिटोक्रेसी की बात हो, जब इस देश में किसी को भी दरअसल आरक्षण की जरूरत ना महसूस हो। अच्छा, 2024 के मद्देनजर अगर यशवंत जी बात की जाए, 2024 में कितना बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना का आप बनते हुए देख रहे हैं, और क्या वाकई से इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक की तरह माना जा सकता है क्या? क्योंकि देखिए, अब बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आए, उसके बाद पूरे देश में बयानबाजी का एक दौर हम देख रहे हैं। उधर एमपी में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो यहां पर भी एमपी में जातिगत जनगणना कराएंगे। मुमकिन है कर्नाटक भी अपने सर्वे की रिपोर्ट जो है वो जल्द ही जारी कर दे। केसी त्यागी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का यह प्राइम एजेंडा होगा 2024 से पहले कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। लगता है क्या ऐसा? देखिए, भविष्य के पिटारे में किस तरीके से इस मुद्दे को लोग देखेंगे, ये तो हम भी आंकड़ों के लिहाज से दरअसल ठोक पड़ताल करके ही आपके सामने आना चाहेंगे। हाँ। हवाई बयानबाजी से कोई फायदा नहीं, उसके भी आंकड़े हमारे पास में होंगे कि आखिर लोगों के सामने क्या ये मुद्दा है और क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा और क्या इस मुद्दे के ऊपर लोग वोट डालेंगे। लेकिन एक सामान्य आकलन के लिहाज से मेरा एक बड़ा ही मौलिक सवाल है, और ये सवाल दर्शकों से भी है TV9 के, कि पिछले 10 साल में जिसने जिसको वोट दिया है जी, क्या केवल इस जातिगत आरक्षण के कारण उसका वोट देने का मन पलट जाएगा? लोगों का वोट देने का मन पलटता है या बदलता है जब उनकी नाराजगी होती है किसी चीज पे, या वो किसी चीज से खुश होते हैं। या तो प्रो गवर्नेंस पे या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे, या उनकी सरकार की विफलताओं के उनके खिलाफ वोट देंगे। सही बात है। केवल इसलिए कि मैं जिस जाति का हूं, आप जिस जाति के हैं, उस जाति के इतने फीसदी लोग हैं, ये आंकड़ा हमको पता लग जाने से क्या हमारा और आपका वोट बदल जाएगा? ये एक मौलिक सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढना आंकड़ों में ही बहुत जरूरी है, और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर सर्वे करके देखें। देखिए, जातिगत रूप से राजनीति और जातिगत वोट ये अपने देश की राजनीति का एक अहम हिस्सा है, और केवल उत्तर भारत का ही नहीं है। लोग कितना भी कह लें, विंध्य के दक्षिण में जितना, तमिलनाडु में जितना, आंध्र में जितनी जातिगत राजनीति है, उसको कोई यूपी बिहार से कम नहीं माना जा सकता। ये केवल कहने के लिए बिहार और यूपी हमारा जो है वो बदनाम होता है। तो जातिगत वोटिंग ये हमारे यहाँ की सत्तागत राजनीति का एक अहम हिस्सा है, एक ऐसी चीज है जिसको नकारा नहीं जा सकता। जो आती आ रही है उसमें कमोवेश कमी जरूर हुई है, लेकिन कमी वहां पर हुई जहां पर हमारा समाज अर्बनाइज्ड हुआ है, जहां कॉस्मोपॉलिटन हुआ है। हाँ। जब बड़े शहर में मिडिल क्लास अपने आप में एक कास्ट बन रहा है, वहां पर जातिगत जो धाराएं हैं, जातिगत जो घेरेबंदी है, वो विलुप्त हो रही है। तो वहां का एक इंडिया का अर्बनाइजेशन की जो रेट,
वो जातिगत राजनीति को ढीला कर रही है या उसको मिटा रही है। हाँ। पुरानी राजनीति इससे नहीं हिट रही है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ की कड़वी या अच्छी। हाँ। अब मैं बहुत ज्यादा लुक डाउन नहीं करता हूँ। हाँ। मैं पूरी दुनिया भर में जब चुनाव कवर करने जाता हूँ, यकीन मानिए, जी, जी। अमेरिका में बात होती है, कहीं पे बात होती है, तो उसको वो कम्युनिटीज का नाम दे देते हैं। क्या हम्म। काले और गोरे का वहां वोट नहीं पड़ता? हाँ। क्या वहां लैटिन अमेरिकन का वोट नहीं पड़ता? बिल्कुल। तो ये कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग जो है पूरी दुनिया में होती है, तो हम अपने आप को इतना ज्यादा निकृष्ट क्यों माने इस चीज के लिए? हाँ। दुनिया भर में जो डेमोक्रेसीज हैं वहां ठीक बात है। कम्युनिटी की पॉलिटिक्स होती है, कम्युनिटी के वोट पड़ते हैं। जी, जी। ये एक सच्चाई है। ठीक बात। यशवंत जी, एक सवाल और महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ, क्या बीजेपी की तरफ से महिला आरक्षण के मुद्दे को जातिगत जनगणना की काट के तौर पर देखा जा सकता है क्या, कि तुम जातियों में बांटने की कोशिश करोगे तो उन तमाम जातियों से जो महिलाएं हैं उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे, ये बताने की कोशिश? देखिए, अब ये बीजेपी क्या कर रही है और इंडिया क्या कर रही है, ये तो वो लोग जानते हैं। मैं हाँ। एक चीज आपको आंकड़ों के लिहाज से बता सकता हूं कि जी। इस देश में दरअसल जातिगत और धर्म के आधार पे वोट देने वाले जो हैं वो केवल पुरुष हैं। देश की महिलाएं जो हैं वो असली मुद्दों पे वोट देती हैं। मसलन आप उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, जब हमने एग्जिट पोल में पूछा कि आज आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, तो मुद्दे गिनाते समय उत्तर प्रदेश के पुरुषों ने पोलराइजेशन की बात की, हिंदू मुसलमान की बात की, जातियों की बात की। लेकिन जब महिलाओं से पूछा तो उन्होंने टॉयलेट्स की बात की, उन्होंने फ्री राशन की बात की, उन्होंने तो आप ये कह रहे हैं यशवंत जी कि महिलाएं ज्यादा समझदार निकली? बात की एक बात यह है कि गवर्नेंस के मुद्दे पे इस देश की महिलाएं वोट देती हैं, असली मुद्दों के ऊपर देश की महिलाएं वोट देती हैं, यशवंत जी, पुरुष वाहियात मुद्दों पे वोट देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा समझदार हैं? महिलाएं बेहिचक मेरे हिसाब से वोटर के रूप में बहुत समझदार हैं, और देश को ये बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए कि हाँ। नेता के रूप में भी वो पुरुषों से ज्यादा समझदार साबित हों। अच्छा, क्या बात है। अच्छा यशवंत जी, एक बात बार बार कही जा रही है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी एक बहस छिड़ गई है। जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं तो साबित करने की कोशिश ये की जा रही है कि देखो ये इंडिया गठबंधन वाले जो हैं ये हिंदुओं को जाति में तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और बीजेपी जो है वो हिंदुओं को एक रखने की बात करती है, हिंदू वोट बैंक के कंसोलिडेशन की बात करती है। आपको लगता है कि इस तरह से, इस नजरिए से भी आने वाले चुनावों में इस मुद्दे को देखा जाएगा? क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस जो है वो जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल देखा जाएगा, और ये दरअसल एक बड़ी विचित्र सी आयरॉनिक सी लाइन है कि धार्मिक राजनीति की काट जो है वो जातिगत राजनीति है, कि आप धार्मिक कंसोलिडेशन की राजनीति को आप जातिगत कंसोलिडेशन की राजनीति से काटिए। ये एक राजनीतिक लाइन भी हो सकती है, आइडियोलॉजिकल लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेटेजिक लाइन भी हो सकती है, लेकिन देश की जनता मुझे लगता है वो अपने हिसाब से वोट देगी। आप एक बात समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी चूंकि कह रहे हैं, इस नाते लोगों ने बीजेपी के नकारा मुख्यमंत्रियों को दोबारा वोट देने से इनकार कर दिया। हाँ। तो वहां नरेंद्र मोदी की भी नहीं चली। लेकिन नरेंद्र मोदी हमारी जाति के नहीं है, तब भी लोगों ने लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में उनको वोट दी। हमने उत्तर प्रदेश और बिहार तक में देखा, बड़ी तादाद में यादव मतदाताओं ने भी नरेंद्र मोदी को वोट दिया प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसका मतलब बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक बड़ा वर्ग ऐसा आ चुका है जो अलग अलग चुनाव पे अपनी प्राथमिकताओं के साथ में वोट देता है, और जातिगत चुनावी जो एक समीकरण कहने या जाति का सर्वे सर्वा हो जाना या जाति का वर्चस्व हो जाना या जाति का एकमात्र कारण हो जाना वोट देने के लिए, ये आंकड़ा अब लगातार घटता जा रहा है, और ये घटता जाएगा आने वाले समय में। देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, और जिस दिन महिला आरक्षण यकीन मानिए प्रॉपरली लागू हो गया, वो इस धार्मिक या जातिगत दोनों ही राजनीति को सबसे ज्यादा तेजी से नलीफाई करेगा, काटेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत देशमुख जी, TV9 भारतवर्ष पर हमसे जुड़ने के लिए और इतने तफसील से समझाने के लिए जातिगत जनगणना के आंकड़ों को और इनका देश की सियासत पर असर क्या पड़ेगा, उससे बहुत बहुत शुक्रिया आपका।